नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं राजन सर आपका स्वागत करता हूं अपने नए एक्सरसाइज 1.5। बच्चों, आपको पता है कि कोई भी नया एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूं, तो ऐसा ही करूंगा। आज भी हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने से पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं और यही कॉन्सेप्ट मोस्टली एग्जाम में आता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है सर? वो कॉन्सेप्ट है वेन डायग्राम। इस एक्सरसाइज के अंदर आएगा वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट, जो आपके हर एक एग्जाम के अंदर आएगा। दूसरा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, जो कि हर कंपटीशन एग्जाम में आता है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि 11th 12th करना ही एजुकेशन और पढ़ाई का हिस्सा नहीं है। आगे आपको बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने हैं, और वो तभी क्वालिफाई होंगे जब आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे, ना कि एक्सरसाइज पे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, रूल समझेंगे, देन हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आपने प्रीवियस वीडियो भी देखा होगा मेरा, मैं हर एक्सरसाइज में पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूं। अगर आपने उसे समझ लिया तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन अपने आप कवर हो जाएंगे। और कल को बाहर से भी क्वेश्चन आ गया, अगर आपको किसी और बुक से भी क्वेश्चन आ गया, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट समझाना है भाई। तो चले स्टार्ट करें। चलिए, सबसे पहला टॉपिक जो हमारे इस एक्सरसाइज 1.5 में आता है, वो आता है बेटा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब क्या है। ये पहला रूल है बेटा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट समझाता हूं कि ये होता क्या है, ठीक है। तो रूल नंबर 1 सबसे पहले लिखता हूं बेटा, रूल नंबर 1। रूल का नाम क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। एक सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड होता है बेटा? कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ए की पावर हल्का सा डैश लगा देते हैं, इसे कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी किसी भी सेट के ऊपर अगर हल्का सा आप डैश लगा देते हो तो वो कॉम्प्लीमेंट को शो करता है। इसे बोलते कैसे? इसे ए कॉम्प्लीमेंट। वो तो समझाने के लिए मैं डैश वर्ड बोल रहा हूं, लेकिन आपको नहीं बोलना। इसे बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट। मान लो कोई ऐसा लिखता है, इसे बोलोगे बी कॉम्प्लीमेंट, ये होगा सी कॉम्प्लीमेंट। ऐसे लिखोगे बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, इसे बोलोगे ए इंटरसेक्शन बी टू कॉम्प्लीमेंट। है ना? क्लियर हो गया? ऐसा भी हो सकता है, आपसे पूछ ले ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हो गया? तो इसे कॉम्प्लीमेंट के नाम से जानते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, किसी भी तरीके से बोल सकते हो। तो ये सिर्फ समझाने के लिए यूज किया था कि आपको बोलना कैसे है कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमें बोलना भी आना चाहिए, इंटरव्यू वगैरह में काम आता है। तो चलिए, मैं पहले आपको कॉम्प्लीमेंट का मतलब बताना चाहता हूं। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैं आपको डेफिनेशन, मैं आपको पकाऊंगा नहीं, बोर नहीं करूंगा, डेफिनेशन समझा के विद एग्जांपल आपको समझा देता हूं कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। क्योंकि ये चीज समझ में आ गया तो क्वेश्चन अपने आप कवर हो जाएगा, ठीक है बेटा। मान लीजिए आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है, बेहतरीन एग्जांपल से समझो। आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 से लेकर 10 तक नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आपको एक ही एग्जांपल से कॉम्प्लीमेंट क्लियर हो जाएगा। 1 से लेकर 10 तक एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें ए जो है, आपको ए गिवन है 1 2 3, इसमें आपको बी भी गिवन है, बी आपको गिवन है बेटा 3 4 5। इस टाइप से मैंने एग्जांपल ले लिया, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 से लेकर 10 तक, ए सेट गिवन है 1 से लेकर 3 तक, और बी सेट दिया है 3 से लेकर 5 तक। ये आपको गिवन है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। आपको ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है द एलिमेंट विच डू नॉट बिलोंग्स टू ए। ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो एक बात बताओ, ए में क्या है? ए में 1 है, 2 है और 3 है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो ए में नहीं है। इट मींस 1 2 3 को हटा दो, बाकी क्या बचा इसमें ये चेक कर लो। तो अगर 1 2 3 को हम हटा देंगे तो हमारे पास कौन कौन से नंबर बचेंगे? 4 बचेगा, 5 बचेगा, 6 बचेगा, 7 बचेगा, 8 बचेगा, 9 बचेगा, 10 बचेगा। ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। सर जी इतना सिंपल? जी हाँ, ये 11th की मैथ है और लोगों ने हवा बना रखा है जी कि बहुत हार्ड है। आधे बच्चे तो मैथ इसलिए लेते हार्ड है भाई, पता नहीं कौन सिखा के आया है। भाई पढ़ोगे तभी तो पता लगेगा ना। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है इन एलिमेंट को छोड़ दो, इन एलिमेंट को छोड़कर बाकी जो भी एलिमेंट है सब लिख दो। सर जी चलो एक और एग्जांपल ले लो। लो भाई एक और एग्जांपल ले लो। मैं कहता हूं बी कॉम्प्लीमेंट। हमें बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो बी में क्या है? 3 4 5, 3 4 5, इनको छोड़ दो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही है।
द एलिमेंट दैट डू नॉट बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट, या बी कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड करना है। इसका यह मतलब है कि इन एलिमेंट को हटा दो, यानी 3 4 5 को हटा दो। आपने 3 4 5 को हटा दिया तो कौन कौन सा नंबर बचा आपके पास? 1 बचा, 2 बचा, 6 बचा, 7 बचा, 8 बचा, 9 बचा, 10 बचा। हो गया आंसर। यानी जिसका कॉम्प्लीमेंट पूछेगा उसके एलिमेंट को हटाकर बाकी जो बचेंगे वो आंसर होगा। किसी का भी आपको कॉम्प्लीमेंट पूछे तो उसके एलिमेंट को छोड़कर जो बाकी एलिमेंट बचेंगे वो हमें लिखना है। क्या समझ में आ गया? मान लीजिए मैं एक और लास्ट बार आपको समझाता हूं कि मुझे निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। मुझे निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले ए यूनियन बी फाइंड करना पड़ेगा। और पिछले एक्सरसाइज में मैंने ए यूनियन बी बहुत अच्छे से सीखा था कि ए और बी को टोटल करना है। ए यूनियन बी का मतलब क्या बताया था ना आपको पिछले एक्सरसाइज में? पिछले एक्सरसाइज आपने सीखा था ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? ए और बी के सारे एलिमेंट, तो ए और बी के सारे एलिमेंट इकट्ठे कर लोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। यही थे ना? देखो ए और अगर ए यूनियन बी करूंगा तो 1 से लेकर 5 तक आएगा, कंप्लीट हो गया। लेकिन मुझे तो इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है ना, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है इन एलिमेंट को अब छोड़ना है। जिसका कॉम्प्लीमेंट पूछता है उन एलिमेंट को हटा देते हैं, बाकी एलिमेंट लिखते हैं। तो 1 से लेकर 5 तक हटा देंगे, बाकी जो बचेगा वो लिखेंगे। तो कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा और 10 आएगा। ये जो होगा मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्या मेरी बात समझ आ गई बेटा? इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है इन एलिमेंटों को छोड़कर। द एलिमेंट दैट डू नॉट बिलोंग्स टू ए, द एलिमेंट दैट डू नॉट बिलोंग्स टू बी, द एलिमेंट दैट डू नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उस एलिमेंट को हमें हटाना है, बाकी एलिमेंट को लिखना है। ये एग्जांपल समझ में आ गया? यही इसकी डेफिनेशन होती है कि उन एलिमेंटों को हमें हटाकर बाकी एलिमेंट लिखना होता है। चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाता हूं, और एक्सरसाइज में देखो आपको इसी रूल को अप्लाई करना है। तो यहां से मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूं बेटा, बहुत आराम से समझेंगे एक एक चीज। एक्सरसाइज 1.5 और क्वेश्चन नंबर पहला, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए पहले एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, अपना एक्सरसाइज देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.5 में मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एग्जाम्पल भी है, आप चाहो तो पहले एग्जाम्पल भी ट्राई कर सकते हो। चलिए जी, अब जरा पहला एग्जाम्पल आपको ध्यान से देखना है। फर्स्ट एग्जाम्पल आपको क्या गिवन है? देखो बेटा, पहला एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है? बहुत आराम से एक एक चीज को समझना है। बुक आपके पास भी है, आप चाहो तो बुक में से भी देख सकते हो। एक आपके पास यूनिवर्सल सेट गिवन है। क्या गिवन है? यूनिवर्सल सेट गिवन है जिसमें 1 से लेकर 9 तक, लिखने की आवश्यकता नहीं है, मुझे दिख रहा है साफ साफ। 1 से लेकर 9 तक यूनिवर्सल सेट है, बहुत बढ़िया जी। ए गिवन है 1 से लेकर 4 तक। ए क्या गिवन है? 1 से लेकर 4 तक। ए गिवन है 1 से लेकर 4 तक। बी गिवन है 2 4 6 8। बी क्या गिवन है? 2 4 6 8। यूनिवर्सल सेट गिवन है, ए गिवन है और बी गिवन है, 3 चीज गिवन है। अब मुझसे पूछ क्या रहा है? अच्छा, सी भी गिवन है। सी क्या गिवन है? सी गिवन है 3 4 5 6। यूनिवर्सल सेट गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है और सी गिवन है, 3 चीज दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है? ए कॉम्प्लीमेंट, यानी ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए के एलिमेंट को छोड़कर। तो ए के एलिमेंट क्या आते हैं? 1 2 3 4। 1 2 3 4 इनको छोड़ दो। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है 1 2 3 4 को हटा दो, तो जो बाकी बचे, अगर मैं 1 2 3 4 1 2 3 4 को हटा दूंगा तो 5 6 7 8 9 आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट आपसे पूछ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के एलिमेंट को हटाकर। तो ए का एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4। 1 2 3 4 को हटा दो तो आपके पास बचेगा 5 6 7 8 और 9। ये हो गया आपका पहला आंसर। आई होप सबको समझ में आ गया बेटा। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। कितना मजेदार एक्सरसाइज है, बताओ। इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बच्चा छोड़ देता है 11th में आगे। इतना मजेदार सब्जेक्ट, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इतना इजी सब्जेक्ट बच्चा छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसे पहले किसी ने बताया था भाई किसी के बहाने में चल रहे हो फिर तो भेड़ की चाल ही चलोगे बेटा। भेड़ की चाल चल रहे हो, चलते रहो। आइए अब आपसे क्या कह रहा है? बी कॉम्प्लीमेंट। आपको बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? कि बी के एलिमेंट को छोड़ दो। 2 4 6 8 को छोड़ दो। 2 4 6 8 इनको छोड़ दो तो बाकी लिख दो। 2 4 6 8 को छोड़ दो। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 आएगा। क्या समझ में आ गया? बी के एलिमेंट को छोड़ दिया, जो बी के एलिमेंट थे उनको छोड़ दिया, बाकी नंबर लिख लिया। क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं बेटा थर्ड पार्ट पे। तो देखिए थर्ड पार्ट आपके पास क्या है। थर्ड पार्ट आपसे क्या पूछ रहा है? ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, तो पहले ए यूनियन सी फाइंड करना पड़ेगा। पहले तो आपको ए यूनियन सी फाइंड करना पड़ेगा ना, तो पहले हम ए यूनियन सी फाइंड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ए यूनियन सी फाइंड करते हैं। ए यूनियन सी क्या होगा बेटा? ए क्या है? 1 2 3 4। 1 2 3 4 और सी क्या है?
3 4 तो पहले ले चुका, 5 6, 1 2 3 4 और 5 6, ए यूनियन सी सबको आता ना, 1 2 3 4 और 5 6, ये हो गया ए यूनियन सी। तो पहले मैं लिख लेता हूं ए यूनियन सी, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो पहले ए यूनियन सी फाइंड करना पड़ेगा। तो ए यूनियन सी क्या आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया और 6 आया। इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब है इन एलिमेंट को छोड़कर, इन एलिमेंट को छोड़कर हमें बाकी एलिमेंट लिखना है। तो अगर 1 2 3 4 5 6 को छोड़ दूं तो क्या बचेगा, 7 बचेगा, 8 बचेगा, 9 बचेगा। ये मेरा आंसर आ गया। क्या सबको समझ में आ गया बेटा? ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, पहले ए यूनियन सी निकाल लो, पहले ए यूनियन सी निकाल लिया, इसका कॉम्प्लीमेंट यानी इन एलिमेंट को छोड़कर बाकी एलिमेंट आपको लिखना है। क्लियर हो गया? चलिए अब आता है नेक्स्ट पार्ट पे, फोर्थ पार्ट देखो, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्या पूछ रहा है आपसे? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि पहले सर जी ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। पहले क्या फाइंड करोगे? ए यूनियन बी, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट सोचेंगे। तो पहले ए यूनियन बी फाइंड करो। तो ए यूनियन बी में क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 6 आएगा और 8 आएगा। चलिए पहले ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं। यहां मैं आता हूं बेटा फोर्थ पार्ट पे, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी में क्या आया, ए यूनियन बी फाइंड किया तो 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया और 6 आया और 8 आया। ये आया ए यूनियन बी। लेकिन मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो इन एलिमेंट को हटा दूंगा। अगर इन एलिमेंट को हटा दूं, रिमूव कर दूं, 1 2 3 4 6 8 को हटा दूं तो क्या बचेगा, एक आपका 5 बचेगा, एक आपका 7 बचेगा और एक आपका 9 बचेगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, पहले ए यूनियन बी निकाल लो, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, उसके एलिमेंट को छोड़ दो, बाकी एलिमेंट आपके आंसर आएंगे। क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 देखो, पार्ट नंबर 5 क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट टू कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा ये थ्योरम भी है, ये आपको याद रखना है। मैं आपको एक चीज बताता हूं बेटा, ये थ्योरम भी है। जो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होता है वापस ए आता है। मैं आपको थ्योरम बताता हूं, पहले मैं आपको समझा देता हूं, ये हम बाद में करेंगे। पहले मैं इसके बारे में कुछ बताता हूं आपको, सुनिए बेटा। अगर किसी का कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए तो वापस ए आ जाता है। जैसे बी कॉम्प्लीमेंट है और वापस उसका कॉम्प्लीमेंट तो वापस बी आ जाता है। सी कॉम्प्लीमेंट है, उसका भी कॉम्प्लीमेंट तो वापस सी आ जाएगा। डी का आपने कॉम्प्लीमेंट निकाला, फिर उसका भी कॉम्प्लीमेंट निकाला तो वापस डी आ जाएगा। यानी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस सेट आ जाता है। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यानी 2 बार कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वापस वही चीज आ जाएगा। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है। तो आप ये चीज प्रूव भी कर सकते हो कि ये जो थ्योरम है ये एक्चुअल में सही है या हमें पागल बना रहा है, क्योंकि थ्योरम है, आपके इस बुक में दिया हुआ है, नोट करके दिया हुआ है। तो चलिए आपको फाइंड क्या करना है, वापस आते हैं 5वें पार्ट पे। आपको ए कॉम्प्लीमेंट टू कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है बेटा। तो पहले तो मुझे एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा, पहले मुझे एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो एक कॉम्प्लीमेंट में पहले ही फाइंड कर चुका हूं। एक कॉम्प्लीमेंट क्या आया था, देखो ए कॉम्प्लीमेंट आया था 5 6 7 8 9। तो ए कॉम्प्लीमेंट की जगह लिखूंगा 5 6 7 8 और 9। ये तो ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब उसका भी कॉम्प्लीमेंट, इसका भी कॉम्प्लीमेंट। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई बेटा? पहले आपको एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट 5 6 7 8 9 है। फिर इसका भी कॉम्प्लीमेंट, तो इन डिजिट को छोड़ दो। तो अगर आप इन डिजिट को छोड़ देते हो, 5 6 7 8 9 को छोड़ दोगे तो बचेगा क्या, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा। देखो वापस ए आया है, नहीं आया, वापस ए आ गया ना। तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करने पे वापस वही आ जाता है। ये थ्योरम भी था, प्रूफ भी हो गया कि अगर आप कॉम्प्लीमेंट को दोबारा कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वापस वही चीज आ जाएगी। तो पहले आपने एक कॉम्प्लीमेंट निकाला, ये एक कॉम्प्लीमेंट था, आप इसका भी कॉम्प्लीमेंट, तो इन डिजिट को छोड़ दोगे, इन नंबरों को छोड़ दोगे तो ये बचेगा, जो कि वापस ए आ गया। तो कॉम्प्लीमेंट टू कॉम्प्लीमेंट वापस इक्वल टू ए आता है। क्लियर हो गया? ये 5वां पार्ट था। चलिए जी, यहां पर आपके फर्स्ट क्वेश्चन जहां था वो कंप्लीट हो गया। सॉरी, एक पार्ट और बच गया बेटा, अभी ये पार्ट भी देख लेते हैं। बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी बेटा देखा नहीं मैंने। बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट, बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। बी माइनस सी का मतलब क्या है कि बी में से सी को माइनस करना है, बी में से सी को माइनस करना है। माइनस करना आपको पिछले एक्सरसाइज में सिखाया था, याद करो। माइनस करना बेटा आपने पिछले एक्सरसाइज में सीखा था कि बी में से सी को माइनस करना है, यानी बी के सभी एलिमेंट्स में से सी को माइनस करना है। तो पहले मैं माइनस कर लेता हूं। आइए बी में से सी को माइनस करो। देखो बी पे ध्यान दो, आपके पास बी पे ध्यान रखना चाहिए आपका मेन। यहां 2 है, 2 है नहीं है तो 2 बच गया। यहां 4 है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा। यहां 6 है, 6 चेक करो, 6 है ना, 6 भी कैंसिल हो जाएगा, 6 भी आपका कैंसिल हो गया। यहां 8 है, 8 है क्या, यहां 8 नहीं है। तो क्या बचा आपके पास, 2 और 8 बचा, 2 और 8। बी में से सी माइनस करा तो 2 और 8 बचा।
तो चलिए पहले 2 - 8, 2 और 8 बच गया, मेरे पास बचा 2 और 8 बचा, लेकिन मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि ये 2 और 8 जो एलिमेंट है इसको छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट मुझे लिखना है। तो 2 और 8 को छोड़ दो तो बाकी कौन कौन से एलिमेंट बचेंगे? 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5, 1 2 तो नहीं आएगा, 3 आएगा, फिर आपका 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, 7 आएगा, 8 नहीं आएगा, और एक आपका 9 आएगा। तो ये आ जाएगा आपका 2 और 8 का कॉम्प्लीमेंट। पहले आपने क्या फाइंड करा? पहले आपने फाइंड करा b - c, तो b - c 2 और 8 आया। अब हमें उसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो 2 और 8 को छोड़ दो, बाकी सभी नंबर लिख दो। समझ में आ गया बेटा? चलिए अब यहां से स्टार्ट होता है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आता है, पहले क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ दो बेटा, क्या कह रहा है आपसे। देखो आपको एक यूनिवर्सल सेट गिवन है, आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है। क्या सेट है यूनिवर्सल सेट? A B C D E F G H, A B C D E F G H, A से लेकर H तक आपके पास यूनिवर्सल सेट है, और आपसे पूछ रहा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपको सबका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। A से लेकर H तक दिया हुआ, A से लेकर H तक दिया हुआ, और मुझे इन सबका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। पहला क्या है? A B C, A B C। तो पहले मैं पहले पार्ट से स्टार्ट करता हूं। मुझे A दिया हुआ है बेटा, A B C, लेकिन मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करूंगा तो A नहीं लिखूंगा, B नहीं लिखूंगा, C नहीं लिखूंगा, D E F G H। क्या समझ में आ गया बेटा? A B C को हटा देंगे तो D E F G H, ये H तक आ जाएगा, क्योंकि आपके पास H तक दिया हुआ था यूनिवर्सल सेट में। अब आपके पास B क्या है? B देखो, B क्या गिवन है? B क्या गिवन है? D E F G, D E F G। तो पहले B लिख लो, सेकेंड पार्ट आता हूं बेटा। क्या दिया हुआ है? D E F G। मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो जब कॉम्प्लीमेंट इसका फाइंड करना है तो अब क्या करेंगे? क्या A है? A आ जाएगा, B भी आएगा, C भी आएगा, D नहीं आएगा, E भी नहीं आएगा, D नहीं आएगा, E नहीं आएगा, F नहीं आएगा, G नहीं आएगा, और लास्ट में H आएगा। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही है ना, इन एलिमेंट को छोड़ दो। तो D E F G को अगर छोड़ देंगे तो A B C और H बचेगा, तो ये आपका B कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। चलिए अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमें पहले C लिखना पड़ेगा। पहले C देखो, आपको C क्या गिवन है? C आपको दिया हुआ है A C E G, A C E G, A C E और G, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट क्या है? इसका कॉम्प्लीमेंट। ये यू आर गोइंग टू फाइंड द सी कॉम्प्लीमेंट, इसमें आपको इन एलिमेंट को हटाना है। तो ए हटा दोगे तो बी बचेगा, सी हटा दोगे फिर डी आएगा, ई हटा दो, ए बी, ए नहीं लिख सकते ना, बी आएगा, सी है तो डी आएगा, डी के बाद ई भी है तो ई भी नहीं आएगा, ई के बाद एफ, जी तो है और एच। तो ये आपका आंसर आना चाहिए, बी डी एफ एच, ए सी ई जी। तो इन एलिमेंट को हटा दोगे तो ये एलिमेंट बचेगा आपके पास यूनिवर्सल सेट में। चलिए बेटा फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट पहले डी देख लो, डी क्या गिवन है, पहले चेक कर लो डी क्या गिवन है। डी आपके पास है बेटा एफ जी एच ए, एफ जी एच ए। तो पहले एफ जी एच ए लिख लो, एफ जी एच ए। अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, डी कॉम्प्लीमेंट। तो ए तो है तो ए को तो लिख नहीं सकता, बी आ जाएगा, ए को छोड़ देंगे ना, इन एलिमेंट को हटाना है, इस एलिमेंट को छोड़कर बाकी एलिमेंट लिखना है। तो ए है तो बी आएगा, सी भी आएगा, डी भी आएगा, ई एफ नहीं आएगा, जी नहीं आएगा, एच नहीं आएगा। तो ये आपके पास आ गया बी सी डी ई। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। समझ में आ गया बेटा? कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैं आपको बार बार कह रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट का जस्ट सिंपल मतलब होता है उन एलिमेंटों को छोड़कर। तो जैसा आपको ये एलिमेंट गिवन है, ये वाले एलिमेंट गिवन है ना, तो इन एलिमेंट को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट बच गए उन सभी को लिखना है आपको। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इन एलिमेंट को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट बच गए वो सभी लिखना है आपको। ठीक है, चलिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 कवर होता है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी कॉम्प्लीमेंट बेस है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 पहले पढ़ लो क्वेश्चन ढंग से। आपसे कह रहा है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या आपके पास नेचुरल नंबर है यूनिवर्सल सेट में? यूनिवर्सल सेट में क्या है? नेचुरल नंबर। सर जी नेचुरल नंबर क्या होता है, याद करो। यूनिवर्सल सेट जो है वो आपको नेचुरल नंबर दिया हुआ है। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन, इन्फिनिटी तक आपको दिया हुआ है।
यूनिवर्सल सेट जो है वो आपके पास नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या, इन्फिनिटी तक है। यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। और आपको पूछ रहा है कि इन सब का आपको क्या फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। पहला पार्ट देखो क्या है, x कॉलन x, फर्स्ट पार्ट देखो x कॉलन x इज एन इवन नेचुरल नंबर। क्या है बेटा, x कॉलन x इज एन इवन नेचुरल नंबर, आपके पास है इवन नेचुरल नंबर, लेकिन मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो अगर इवन नंबर को हटा दोगे, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि इन नंबरों को हटा दो, तो आपसे इवन का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है। बड़े ध्यान से सुनो, आपसे इवन का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, तो बच्चों अगर इवन को हटा देंगे तो सभी ऑड बचेगा। दो ही नंबर होते हैं ना, एक इवन होता है एक ऑड होता है, आप बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो। आपको इवन का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, तो इवन का कॉम्प्लीमेंट ऑड होगा, ऑड का कॉम्प्लीमेंट इवन होगा। इवन को हटाओगे तो ऑड बचेगा, ऑड को हटाओगे तो इवन बचेगा। आपसे कॉम्प्लीमेंट किसका पूछ रहा है, इवन का, तो इवन को हटा देंगे तो केवल ऑड बचेगा। तो जैसा आपको दिया हुआ x कॉलन x इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट देखो क्या बनेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा x कॉलन x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। केवल आपको उल्टा करके लिखना है कॉम्प्लीमेंट में। आपके पास a जो था वो इवन नेचुरल नंबर था, तो a का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ऑड नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि आपने इवन नंबर को हटा दिया। और जब बच्चों हम इवन को हटा देंगे तो ऑड बचेगा, ऑड को हटाएंगे तो इवन बचेगा। ये इसी प्रकार है, जैसे मैं आपसे कहता हूं मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल, ध्यान सुना, मल्टीपल ऑफ 2, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नॉट मल्टीपल ऑफ 2। मैं कहता हूं मल्टीपल ऑफ 5, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नॉट मल्टीपल ऑफ 5। मैं कहता हूं डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नॉट डिविजिबल बाय 5। समझ में आ गया। अब एक और एग्जांपल ले लो, मैं कहता हूं लेस देन 100, तो आप क्या बोलोगे, मोर देन 100। कॉम्प्लीमेंट ये बोलना, क्लियर हो गया। तो आपसे ए जो दिया था वो नेचुरल था, नेचुरल इवन नंबर, तो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। इवन का कॉम्प्लीमेंट ऑड होता है, ऑड का कॉम्प्लीमेंट इवन होता है। तो ये तो पहला पार्ट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं, बी पार्ट पे आते हैं, देखते हैं बी पार्ट आपसे क्या पूछ रहा है। पढ़ो बेटा, सेकंड पार्ट, बी पार्ट पे आते हैं बेटा। बी पार्ट आपके बिल्कुल वही चीज दे रखा है जो मैं आपसे कह रहा था। पढ़ो क्वेश्चन और इसका आंसर आप बता सकते हो। क्या लिखा हुआ बताओ, क्या लिखा हुआ है, x कॉलन x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। आपको ऑड नेचुरल नंबर गिवन है, ध्यान से देखो, आपको ऑड नेचुरल नंबर गिवन है। तो ऑड का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इवन होता है। ऑड का कॉम्प्लीमेंट इवन होता है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए बेटा, इसका आंसर क्या लिखेंगे, x कॉलन x इज एन इवन नेचुरल नंबर। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, कि इवन का कॉम्प्लीमेंट ऑड होगा और ऑड का कॉम्प्लीमेंट इवन होगा। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट आपके पास क्या है, एक बार पढ़ लो थर्ड पार्ट, बड़े आराम से पढ़ो, और शायद मुझे लगता है कि अधिकतर बच्चे तुम्हें आंसर दे सकते हैं। पढ़ो, x कॉलन x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, बस इस पे ध्यान दो, मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल हो, तो मल्टीपल ऑफ 3 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, शाबाश, नॉट मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 दे रखा है ना, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नॉट मल्टीपल ऑफ 3। उल्टा करना आपको हर चीज, ठीक है। तो चलिए क्या लिखेंगे, x कॉलन x इज अ पॉजिटिव नॉट मल्टीपल ऑफ 3, इतना लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर क्या लिखेंगे बेटा, थर्ड पार्ट आते हैं, सी कॉम्प्लीमेंट, x कॉलन x इज अ पॉजिटिव, इज अ पॉजिटिव नॉट मल्टीपल ऑफ 3। क्या समझ में आ गया बेटा, कॉम्प्लीमेंट सबको क्लियर हो गया बेटा। आपको दे रखा था मल्टीपल ऑफ 3, तो आपने आंसर क्या लिखा, नॉट मल्टीपल ऑफ 3। बड़े सिंपल सी बात है, बार बार कह रहा हूं। अगर आपको क्वेश्चन में दिया होगा डिविजिबल बाय 10, आप लिखोगे नॉट डिविजिबल बाय 10। आपसे बोलेगा मोर देन 100, आप बोलोगे लेस देन 100। कॉम्प्लीमेंट उल्टा करना है, ऑड इवन, ऑड का कॉम्प्लीमेंट इवन होगा, इवन का कॉम्प्लीमेंट ऑड होगा। प्राइम, एक होता है प्राइम नंबर जो अपने आप से डिवाइड होता है, प्राइम का उल्टा होता है कंपोजिट,
भाज्य और अभाज्य, शायद आप हिंदी मीडियम अगर पढ़े हो तो आपको याद होगा भाज्य और अभाज्य। तो याद रखना प्राइम, प्राइम का उल्टा होता है ऑड, ऑड प्राइम का उल्टा होता है कंपोजिट, कंपोजिट का उल्टा होता है प्राइम। ये वर्ड आपको याद रखने, ठीक है। तो जैसे आपसे कहा था मल्टीपल ऑफ 3, तो यहां क्या लिखा, नॉट मल्टीपल ऑफ 3। कंप्लीट हो गया। चलिए अगला पढ़ते हैं बेटा, फोर्थ पार्ट। बड़े आराम से पढ़ना, पढ़ो, वही आ गया जो मैं आपसे कह रहा था। पढ़ो बेटा क्या कह रहा है, x कॉलन x इज अ प्राइम नंबर। क्या कह रहा है बेटा, x कॉलन x इज अ प्राइम नंबर। पता है आपको प्राइम का उल्टा क्या होता है? प्राइम का उल्टा होता है कंपोजिट। प्राइम को बोलते हैं अभाज्य संख्या, जो केवल अपने आप से डिवाइड होता है वो प्राइम नंबर होता है। जो केवल अपने आप से डिवाइड होता है वो प्राइम नंबर होता है। और प्राइम का उल्टा होता है कंपोजिट नंबर, इसको बोलते हैं अभाज्य। और अभाज्य का उल्टा होता है भाज्य। तो प्राइम, प्राइम का उल्टा होता है कंपोजिट, और कंपोजिट का उल्टा होता है प्राइम। याद रखोगे। इवन, इवन का उल्टा ऑड, ऑड का उल्टा इवन। अब याद हो गया ना धीरे, जो हिंदी मीडियम के थे दिक्कत हो रही थी, अब याद हो गया आपको। मैंने कहा था ना 2 महीने दिक्कत होती है, शुरू के 2-3 चैप्टर में परेशानी आती है, उसके बाद इंग्लिश मीडियम की हैबिट पड़ जाती है। इवन का उल्टा ऑड, ऑड का उल्टा इवन, ऐसी प्राइम, प्राइम का उल्टा कंपोजिट, और कंपोजिट का उल्टा प्राइम। तो आपसे क्या कह रहा है, x कॉलन x इज अ प्राइम नंबर, x कॉलन x इज अ प्राइम नंबर। तो मैं इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालूंगा, देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट, डी पार्ट कर रहा हूं मैं, कॉम्प्लीमेंट यहां लिखूंगा x कॉलन x इज अ कंपोजिट नंबर, x कॉलन x इज अ कंपोजिट नंबर। क्या मेरी बात समझ में आ गया बेटा? आपको प्राइम नंबर दिया था तो आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कॉम्प्लीमेंट में उल्टा कर दो, कंपोजिट हो गया। समझ में आ गया बेटा? चलिए अगले पार्ट पे आते हैं, पार्ट नंबर 5 पे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 5 क्या है, और मुझे लगता है आप खुद आंसर देना शुरू कर दोगे। आप एक बार अगर पढ़ लोगे तो आप आंसर दे दोगे। पहले आप ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है। x कॉलन x इज ए नंबर, नेचुरल नंबर, डिविजिबल बाय 3 and 5। ध्यान से देखो, डिविजिबल बाय 3 and 5। क्या लिखा हुआ है, डिविजिबल बाय 3 and 5। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, डिविजिबल बाय 3 and 5। तो भाई डिविजिबल बाय 3 and 5 का उल्टा कर दो, तो क्या लिखोगे, वेरी गुड। क्या क्या बोला बच्चे ने, नॉट डिविजिबल बाय, अभी तब से बता रहा हूं, डिविजिबल बाय 3 and 5 उल्टा कर दोगे तो नॉट, तो बिल्कुल यही लिखना है। क्या लिखेंगे, x कॉलन x इज नेचुरल नंबर, नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। भाई ये क्या कह रहा है, डिविजिबल बाय 3 and 5, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर। ई पार्ट, ई का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहा हूं बेटा, x कॉलन x, बिल्कुल लैंग्वेज इसी प्रकार लिखना, x कॉलन x इज अ नेचुरल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर, नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। ठीक है बेटा, x कॉलन x इज अ नेचुरल नंबर, नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। जो आपसे कह रहा था डिविजिबल बाय 3 and 5, तो उल्टा कर दो, नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। ऐसा आप पहले भी कर चुके हो। चलिए जी भाई साहब, अब आप आंसर दोगे बहुत आराम से, घबराना नहीं है। x कॉलन x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है, पढ़ो, x कॉलन x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आपसे कह रहे हो परफेक्ट स्क्वायर है, तो उल्टा कर दो। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, बताओ। वेरी गुड, x कॉलन x परफेक्ट स्क्वायर, उल्टा कर दोगे तो क्या लिखोगे, x कॉलन x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ये कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर है, ये कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर कह रहा है तो उससे उल्टा कर दोगे तो क्या लिखोगे, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। सिंपल है, x कॉलन x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आंसर लिखते हैं बेटा, 6 पार्ट पे आ गया मैं, f कॉम्प्लीमेंट बोल लेता हूं मैं इसको, x कॉलन x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, x कॉलन x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें क्या था, परफेक्ट स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो उल्टा कर दो, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, 7 पार्ट पे। 7 पार्ट देखो बेटा, 7 पार्ट आपके क्या है, क्या लिखा हुआ है, और इसका आंसर आप दोगे। पढ़ लो एक बार क्वेश्चन ध्यान से। इज ए परफेक्ट क्यूब, आपसे कह रहा है परफेक्ट क्यूब है, इट ए परफेक्ट क्यूब। बताओ आंसर क्या होना चाहिए, x कॉलन x इज ए परफेक्ट क्यूब, तो आंसर क्या लिखोगे, हाँ वेरी गुड, सबने आंसर सही दिया, और सबका आंसर सही भी आप में से। क्या लिखना चाहिए, x कॉलन x इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, उल्टा करना है ना। तो चलिए आप सबका आंसर सही है,
नॉट ए परफेक्ट क्यूब आएगा। तो यहां आते हैं बेटा 7 पार्ट पे, जो भी 5th और 6th कुछ पार्ट छूटा तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट है यहां जी, 7 पार्ट है। तो यहां पे आपका जी पार्ट शुरू होता है, क्या लिखोगे? x कॉलन x इज नॉट आ परफेक्ट क्यूब। तो कितना सिंपल मैथ हो सकता है 11th का, इससे ज्यादा सिंपल तो मैं कहता हूं कुछ हो नहीं सकता जीवन में। कितना सिंपल है, आप ये देखो ना कितने सिंपल तरीके से आप आंसर कर रहे हो, कुछ करना ही कहां है इसमें। चलिए 8 पार्ट करते हैं, ठीक है। h पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। चलिए जी पढ़िए, क्या लिखा हुआ पढ़ो। x कॉलन x प्लस 5 इक्वल टू 8, इक्वल टू 8 गिवन है, इक्वल टू 8 गिवन है, इक्वल टू 8 गिवन है। तो उल्टा क्या करोगे? नॉट इक्वल टू 8। सिंपल सी बात, नॉट इक्वल टू 8। भाई x प्लस 5 इक्वल टू 8 है ना, तो उल्टा क्या करोगे? x प्लस 5 इज नॉट इक्वल टू 8। या फिर आप इसे सोल्व भी कर सकते हो, प्लस का 5 माइनस हो जाएगा, प्लस का 5 माइनस हो जाएगा, तो 8 में से 5 माइनस करोगे 3, तो नॉट इक्वल टू 3 भी लिख सकते हो। दोनों तो प्रकार से लिखते हैं, दोनों ही आंसर सही है, घबराना मत। आपके टीचर अगर लिखते हैं नॉट इक्वल टू 3 तो वो भी सही है, क्यों? प्लस का 3 माइनस हो जाएगा, 8 में से 5 माइनस करो 3 बचेगा, तो वो भी ठीक है। या आप यहीं पे लिख दो नॉट इक्वल टू 3, तो वो भी आंसर सही है। तो चलिए अगर इक्वल टू 8 है तो आप उल्टा कर दो, नॉट इक्वल टू 8। तो x कॉलन x इज और क्या था? नॉट इक्वल टू 3। या तो आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर इसे एक और तरीके से लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? कि x कॉलन x प्लस 5 इज नॉट इक्वल टू 8, क्योंकि आपको क्वेश्चन में नॉट इक्वल टू 8 दिया हुआ था, क्वेश्चन में इक्वल टू 8 था, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? नॉट इक्वल टू 8। ठीक है बेटा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, दोनों आंसर सही है। आप जो अच्छा लगे वो लिख लेना, कोई परेशानी नहीं है, नंबर कहीं भी नहीं कटेंगे आपके। 9 पार्ट पे आते बेटा। 9 पार्ट देखो, 9 पार्ट क्या है आपके पास, ये देखो x कॉलन x ग्रेटर देन 7, ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ग्रेटर देन इक्वल टू 7। उल्टा कर दो, ग्रेटर देन का उल्टा क्या होगा? इसे बोलते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का उल्टा क्या होगा? लेस देन। शाबाश, ये ग्रेटर देन है ना, तो आंसर क्या होगा? लेस देन, क्योंकि इसका हमें तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है ना, कॉम्प्लीमेंट में उल्टा करना है। ये ग्रेटर देन 7 है, ग्रेटर देन 7, तो इसमें लेस देन 7 आ जाएगा। तो चलिए आंसर करते हैं बेटा, आई पे आ जाते हैं। x कॉलन x क्या था? ग्रेटर देन, तो आप लेस देन 7 लिखोगे, ठीक है। और इक्वल टू का साइन मत लगाना, क्यों नहीं लगाना? क्योंकि इक्वल टू का मतलब होता है 7 इंक्लूड है, इसमें देखो आपका 7 इंक्लूड है, इक्वल टू 7 है, यहां पे इक्वल टू 7 है, मतलब 7 यहां पर इंक्लूड है, तो 7 आपको नहीं लिखना, इसलिए इक्वल टू शामिल नहीं है, तो लेस देन आपको 7 लिखना है। इस प्रकार से वहां ग्रेटर देन 7 है ना, यहां लेस देन 7। भाई आपको बार बार कह रहा हूं कि कॉम्प्लीमेंट कुछ नया नहीं है, आपको केवल उल्टा करना है, केवल आपको ये चीज बताना है अपोजिट करके। वहां ग्रेटर देन था, यहां लेस देन हो जाएगा, ठीक है। 10 पार्ट जे पे आया था। देखिए बेटा नेक्स्ट क्या है, कोई पार्ट रह गया क्या? ओहो, ये 2 पार्ट रह गए बेटा, कोई बात नहीं, मैं यहां करा देता हूं, वो स्क्रीन की वजह से ऐसा होता है, कोई बात नहीं, आगे पीछे हो जाए, कोई परेशान तो नहीं है ना, कभी दिक्कत हो जाए, ठीक है। चलिए ये पार्ट रह गया था, अब ये मैं करा देता हूं। ये देखो क्या लिखा हुआ है, x कॉलन x कॉलन 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। अब इक्वल टू 9 है तो यहीं पे या तो यहीं कर दो नॉट इक्वल टू 9, ये पे यहीं कर दो। इसको भी 2 प्रकार सॉल्व कर सकते हो ना, नॉट इक्वल टू 9 कर सकते हो, या इसको पूरा सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे होगा? प्लस का 5 माइनस होगा, तो 9 में से 5 माइनस करोगे 4 बचेगा, प्लस का 5 माइनस होएगा, 9 में से 5 माइनस करोगे 4 बचेगा, 2 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा। क्या तो x इज नॉट इक्वल टू 2, इक्वल की जगह नॉट इक्वल लगाना है, क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट में अपोजिट होता है। या तो मैं इसे एज इट लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा मैं बेटा? आगे पीछे हो गया, घबराना मत, ठीक है। इससे तो x कॉलन x 2x प्लस 5 नॉट इक्वल टू 9, या तो यहीं पे आंसर लिख दो, छोड़ दो, या एक काम और कर सकते हो, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, जे कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड होगा कि x कॉलन x इज नॉट इक्वल टू 2। क्यों 2 क्यों आया? आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 आएगा। कैसे? देखो, अगर इसको रफ में सॉल्व करता हूं, 1 मिनट के लिए मैं सॉल्व कर लेता हूं। 2x प्लस 5 इक्वल टू 9 गिवन है बेटा आपको, 2x इक्वल टू 9, प्लस का 5 आपका माइनस हो जाएगा, बचेगा 2x, 9 में से 5 गया 4 बचेगा, x इक्वल टू 4, 2 से आप डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करोगे 2 बचेगा, तो x इक्वल टू 2 आया ना, आपका आंसर क्या आया? x इक्वल टू 2 आया, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? x इज नॉट इक्वल टू 2। यहां x इक्वल टू 2 आया, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? x इज नॉट इक्वल टू 2। उल्टा करना है ना आपको, ठीक है।
तो कॉम्प्लीमेंट मतलब यही होता है बार बार कि आपको अपोजिट करना है। एक पार्ट और रह गया था, छूट गया था, ये वाला पार्ट, ये भी कर लेते हैं। पढ़ो बेटा क्या लिखा हुआ है, ये पार्ट भी पढ़ लो एक बार पढ़ लोगे तो काम बन जाएगा। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, x कॉलन x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1। ये देखो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन का साइन है। ग्रेटर देन 10 आप लेस देन 10 कर दो, उल्टा कर दो। यहां क्या है, ग्रेटर देन 10 आप लेस देन 10 कर दो, तो बाकी सब यही आएगा। x कॉलन x बिलोंग्स टू n, ये आपको एज इट इज लिखना है। क्या लिखोगे, ये 11 पार्ट कर लेता हूं, थोड़ा आगे पीछे हो गया आप देख लेना, ठीक है बेटा। क्या लिख लेते हैं, तो यहां आएगा x कॉलन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहां तक तो सेम था। x कॉलन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 एंड इसकी जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए यूज किया था, आपको करने की आवश्यकता नहीं है इसकी। एंड 2x प्लस, क्या लिखा हुआ था, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, वहां था ग्रेटर देन, तो आपको लिखना लेस देन 10। क्लियर हो गया, वहां तक ग्रेटर देन, आपने क्या लिख दिया, लेस देन। देख लो एक बार, यहां क्या है, ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन का साइन है, उल्टा कर दो ग्रेटर देन को, तो ग्रेटर देन को आप उल्टा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, लेस देन बन जाएगा। इतना ही फर्क है, ग्रेटर देन को लेस देन कर देंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। यही तो कॉम्प्लीमेंट का कमाल है, केवल आपको अपोजिट करके लिखना है। और इसे हम हार्ड समझते हैं तो फिर मैं क्या समझाऊं, इजी क्या हो सकता है, केवल आपको उल्टा करना है, ठीक है। ग्रेटर देन को लेस देन करना है। इस वाले क्वेश्चन से हमें एक चीज क्लियर होता है कि कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर आपसे कॉम्प्लीमेंट पूछे तो करना क्या, ओवरऑल क्या करना है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, आपसे मैं पूछता हूं मल्टीपल ऑफ 3, तो आंसर क्या लिखोगे, नॉट मल्टीपल ऑफ 3, वेरी गुड। मल्टीपल ऑफ 2, नॉट मल्टीपल ऑफ 2। डिविजिबल बाय 5, वेरी गुड, नॉट डिविजिबल बाय 5। लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, वेरी गुड, समझ में आ गया। इक्वल टू 2, नॉट इक्वल टू 2। तो इस प्रकार से करना है, जो भी आपसे पूछा उसका उल्टा करना है। इवन का उल्टा ऑड होता है, ऑड का उल्टा इवन होता है, प्राइम का उल्टा कंपोजिट होता है, कंपोजिट का उल्टा प्राइम होता है। ऐसे आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि डिविजिबल बाय 3 एंड 5, तो नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। आपसे बोलेगा परफेक्ट स्क्वायर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो लिखोगे नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इज अ परफेक्ट क्यूब, इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। केवल उल्टा करके बोल दो, आपका कॉम्प्लीमेंट तैयार है, ठीक है भाई। कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया, कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया ना। कॉम्प्लीमेंट में केवल हमें उल्टा करके बोलना है, जो चीज आपसे बोलेगा उसमें नॉट लगा दो, उसका अपोजिट होना चाहिए, क्योंकि उस एलिमेंट को हमें हटाना होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर यहां से स्टार्ट होता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए आपको फिर से एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ध्यान से देखो, आपके स्क्रीन पर आ रहा है। आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1 से लेकर 9 तक, है ना। एक बार चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 से लेकर 9 तक। तो पहले जो गिवन है मैं पहले लिख लूं ताकि गलती ना हो। क्वेश्चन नंबर 4, यूनिवर्सल सेट आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है। यहां पे शायद एक सेट भी गिवन है, तो ए सेट क्या गिवन है पढ़ लो। ए सेट है बेटा 2 4 6 8, 2 4 6 8। एक आपको बी सेट भी गिवन है, चलिए जी बी सेट लिख लेते हैं। बी सेट क्या गिवन है, 2 3 5 7, 2 3 5 7, ये बी सेट हमें गिवन है। और कुछ गिवन है नहीं। अब आपसे कह रहा है वेरीफाइड एट, क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, वेरीफाइड एट, हमें वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, पहला पार्ट पढ़ो। हमें वेरीफाई करना है कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हमें ये वेरीफाई करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और ये फॉर्मूला भी है जो आपको मिसलिनियस एक्सरसाइज में काम आएगा। ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है, ये आपके वेन डायग्राम में भी काम आएगा। लेकिन अभी हमें वेरीफाई करना है कि फॉर्मूला सही है नहीं है। क्या वेरीफाई करना है, हमें आंसर में वेरीफाई करके देना है। पहला पार्ट ये वेरीफाई करना है कि ए यूनियन बी को कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। हमें ये चीज वेरीफाई करना है, ठीक है बेटा। शुरू करूं, पहले एलएचएस से शुरू करता हूं, बहुत आराम से एक चीज देखना, एक बार में आंसर आएगा। पहले मैं एलएचएस से शुरू करता हूं। चलिए जी, एलएचएस क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा एलएचएस है। तो पहले तो मुझे ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए यूनियन बी। तो पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी, ए और बी को टोटल करो। तो जब ए और बी को टोटल करोगे तो क्या आएगा, एक तो 2 आएगा, एक आपका 3 आएगा, एक आपका 4 आएगा, एक आपका 5 आएगा, एक आपका 6 आएगा, एक आपका 7 आएगा और एक आपका 8 आएगा। ये हो गया ए यूनियन बी। आपकी स्क्रीन पे ए यूनियन बी दिख रहा है बेटा।
इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना। तो पहले ए यूनियन बी फाइंड कर लिया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में समझाया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके एलिमेंट को छोड़ दो। तो क्या क्या छोड़ोगे, 2 3 4 5 6 7 8 छोड़ दोगे तो क्या बचेगा, एक 1 बचेगा, एक 9 बचेगा। ये आपका एलएचएस आ गया, कंप्लीट हो गया। अब हम फाइंड करेंगे आरएचएस। चलिए जी, आरएचएस देखो बड़ा आराम से, एक एक चीज आराम से। आरएचएस क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के एलिमेंट को छोड़ दो, ए के एलिमेंट को छोड़ दो। तो 2 4 6 8 को छोड़ दो, 2 4 6 8 को छोड़ो। जैसे आप 2 4 6 8 को छोड़ोगे तो 1 लिखोगे, 3 लिखोगे, 5 लिखोगे, 7 लिखोगे और 9 लिखोगे। ए कॉम्प्लीमेंट निकल गया। इंटरसेक्शन, अब आप लिखोगे बी कॉम्प्लीमेंट। क्या लिखोगे, बी कॉम्प्लीमेंट, यानी बी वाले को छोड़ दो, 2 3 5 7 को छोड़ दो, 2 3 5 7 को छोड़ दो तो आप 1 लिखोगे। 2 तो लिख नहीं सकते, 3 लिख सकते, 4 लिखोगे, 5 नहीं लिख सकते, 6 लिखोगे, 7 नहीं लिख सकते, 8 लिखोगे, 9 लिखोगे। क्या समझ में आ गया बेटा, आपने पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाला, फिर आपने बी कॉम्प्लीमेंट निकाला। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन भी तो निकालोगे, और इंटरसेक्शन मैंने आपको सिखाया था कि जो इन दोनों में कॉमन हो। तो बताओ इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, ढूंढो इन दोनों में कॉमन क्या है। एक तो 1 दोनों में है, देखो 1 दोनों में है और 9 दोनों में है, और कोई भी ना तो 3 कॉमन है, ना 5 कॉमन है, ना 7 कॉमन है, केवल 1 दोनों में। देखो 1 यहां भी है, 1 यहां भी है और यहां भी है, 1 भी कॉमन है और 9 कॉमन है, केवल 1 और 9। तो आंसर क्या आ गया, 1 और 9, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है। तो कॉमन क्या है, 1 और 9, 1 और 9 दोनों में आ रहा है, तो 1 और 9। अब आप देखो एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल आ गए, तो बस यहां लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। क्या समझ में आ गया, कैसे करा प्रूव, एक बार चेक कर लो। पहले एलएचएस लिया, पहले एलएचएस को बिल्कुल आराम लास्ट तक फाइंड करना है, फिर आरएचएस लिया, आरएचएस को लास्ट तक फाइंड करना है। दोनों अपने आप ही इक्वल आ जाएगा। एक पार्ट मैंने कराया, अब एक बार ट्राई करके देखो, दूसरा पार्ट वीडियो को बंद करके देखो, आंसर नहीं आता तो मैं तो कराऊंगा ही, फिर मैच कर लेना, ठीक है। एक बार करके देखो, आपने सेकंड पार्ट ट्राई कर लिया बेटा। चलिए अब मैं आपको सेकंड पार्ट कराता हूं, एक बार चेक करते हैं कि सेकंड पार्ट आपसे क्या पूछ रहा है। इस बार आपसे पूछ रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, आपसे पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है इक्वल होना चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले जो मुझे प्रूफ करना है मैं उसे लिख लेता हूं। ये मेरा सेकंड पार्ट होगा, पार्ट नंबर 2 होगा, जिसमें मुझे प्रूफ करना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसके इक्वल होना चाहिए। ये सेकंड पार्ट मुझे प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले एलएचएस से स्टार्ट करते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले। हाँ जी, चलो बेटा लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं मैं। तो यहां लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस। आपके एलएचएस क्या है बेटा, आपके पास एलएचएस है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इट मींस पहले आपको ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा। पहले आप ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन मतलब ए और बी का कॉमन। तो आप चेक करो कि ए और बी आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, ये ए है और ये बी है। चेक करो दोनों में इंटरसेक्शन क्या क्या है। एक तो 2 देखो दोनों में दिखाई दे रहा है, और कुछ भी इंटरसेक्शन है क्या, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 भी नहीं है। 2 इज द ओनली एलिमेंट विच इज कॉमन। 2 ही केवल अकेला ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में है। तो ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा वो 2 होगा। 2 आपके पास इंटरसेक्शन आ गया। तो सबसे पहले आप इंटरसेक्शन लिखोगे कि इसका इंटरसेक्शन जो है वो 2 है। लेकिन मुझे तो इसका सर जी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है ना। तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 को हटा दूंगा। अगर 2 को हटा दूंगा तो क्या क्या बचेगा, 1 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आ जाएगा आपके पास एलएचएस। ये आपके एलएचएस की वैल्यू आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। अब सर जी जरा आरएचएस भी फाइंड करके दिखा दो। चलिए जी आरएचएस फाइंड करते हैं। आरएचएस क्या आपके पास, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले ए कॉम्प्लीमेंट, पहले क्या फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट। इट मींस ए के एलिमेंट को छोड़ दिया जाए। ए में क्या था, 2 4 6 8, 2 4 6 8 को छोड़ दो। तो 2 4 6 8 को अगर मैं हटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 7 एंड 9 बचेगा। अब दूसरा है यूनियन, ये देखो यूनियन, तो मैंने यूनियन बना दिया। और साथ में क्या लिखा हुआ है, बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बी के एलिमेंट को छोड़ दो। तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 2 3 5 7, 2 3 5 7, इन सबको हटा देना है। 2 3 5 7 हटा दूंगा। तो अगर 2 3 5 7 हटा दूंगा तो 1 लिखूंगा,
2 3 तो लिखना नहीं है, 4 लिखूंगा, 5 नहीं लिखूंगा, 6 लिखूंगा, 7 नहीं लिखूंगा, 8 और 9। अब इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है। तो चलिए बेटा इन दोनों का यूनियन फाइंड कीजिए। यूनियन हमें पता है कि इन दोनों के टोटल एलिमेंट लिखना है। एक तो 1 आएगा, एक आपका 1 आ चुका है, एक आपका 3 आएगा, यहां से आपको 4 मिल गया, यहां से आपको 5 मिल गया, यहां से आपको 6 मिल गया, यहां से आपको 7 मिला, यहां से आपको 8 मिला और 9 तो दोनों में ही है। तो देखिए अब आप चेक करो, जो LHS की वैल्यू थी आपके पास, LHS की वैल्यू ये आई थी 1 3 4 5 6 7 8 9 और RHS की वैल्यू आपके सामने ये है 1 3 4 5 6 7 8 9। तो आपने क्लियरली देख लिया कि हमारा LHS जो है वो इक्वल आ रहा है RHS के। तो अगर बड़े प्यार से आराम से करोगे तो इजीली हर क्वेश्चन आपको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हो गया? चलिए इसी बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आपसे कह रहा है, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम। अब आपको वेन डायग्राम सीखना है। तो ये है रूल नंबर 2। अब तक जो आपने सीखा था रूल नंबर 1 सीखा था, रूल नंबर 1 के बेस पे किया था। अब मैं आपको रूल नंबर 2 सिखाने वाला हूं, वेन डायग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा वेन डायग्राम। देखिए बेटा वेन डायग्राम की सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं आपके एनसीईआरटी बुक में ये लिखा हुआ है वेन डायग्राम्स। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको समझना है बेटा। और शुरुआत हम पहले बुक से करेंगे कि बुक में हमें क्या गिवन है, क्योंकि अगर बुक आपने समझ ली ना तो आपको किसी भी अदर बुक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके बुक में बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दिए वेन डायग्राम के। देखिए पहले हम शुरुआत करते हैं कि वेन डायग्राम ये नाम आया कहां से। तो वेन डायग्राम एक्चुअल में एक नाम आया, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉन वेन। क्या नाम था बेटा? जॉन वेन। इनके सम्मान में या इनके नाम पर वेन डायग्राम पढ़ा है। ये वेन डायग्राम हमें बताता क्या है? ये हमें ये बताता है वेन डायग्राम की जो चीज आप पढ़ रहे हो ना, ए सेट, बी सेट, सी सेट, ए और बी का यूनियन, ए और बी का इंटरसेक्शन, ए में से बी को माइनस करना, पर आपने पढ़ा है ना, इनको हम डायग्राम के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सर जी ए यूनियन बी या ए इंटरसेक्शन बी, इनको हम डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इन भाई साहब ने कहा कि मान लीजिए बच्चों कि आपके पास एक यूनिवर्स है, और यूनिवर्स को उन्होंने कहा रेक्टेंगुलर शेप में। कि मान लीजिए कि एक यूनिवर्स है, इसको बोलते हैं यूनिवर्स सेट, जो रेक्टेंगुलर शेप में रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, ये यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स है, ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, इसके अंदर जितने भी सेट आएंगे वो इसके अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया, ये तो यूनिवर्स हो गया। अब जो इसके छोटे छोटे पार्ट होंगे वो इसके अंदर सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा। जैसे आपने सर्कल बना दिया तो ये ए सेट कहलाएगा, आपने यहां सर्कल बना दिया तो ये बी सेट कहलाएगा। तो ये यूनिवर्स है, ये यूनिवर्सल सेट है, और इसके अंदर जो छोटे छोटे सबसेट जिसे हम बोलते थे वो इसके छोटे छोटे पार्ट सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये क्या कहना चाहते हो आप सर जी? मैं ये कहना चाहता हूं बेटा कि एक आपको रेक्टेंगुलर शेप हमेशा बनाना पड़ेगा। रेक्टेंगुलर शेप रिप्रेजेंट करेगा आपके यूनिवर्सल सेट को, और इसके अंदर आपको सर्कल रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। सर्कल रिप्रेजेंट करता है इसके सबसेट को। फॉर एग्जांपल, चलिए मैं आपको 1 बाय 1 करके एग्जांपल समझाता हूं, और आप देखना एट द एंड आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी बुक के क्वेश्चन करने की। पहले कॉन्सेप्ट को समझो। बुक में भी आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए, मैं उसको भी सिखाऊंगा, फिर मैं एक्सरसाइज पे आऊंगा। ठीक है, मान लेता हूं कि मैं आपसे कहता हूं कि मुझे ए सेट दिखाओ, केवल ए सेट लिख के देता हूं, ए सेट बताओ क्या होगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। ये आपका यूनिवर्सल सेट तैयार हो गया, इसे बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर कोई ए है तो यहां लिख देंगे ए, ये जो है ए कहलाएगा। ठीक है, और इसको आप चाहो अपने इच्छा अनुसार तो आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हो। ठीक है, आप इसको पेंसिल से या किसी कलर से भर भी सकते हो। इट मींस यूनिवर्सल सेट के अंदर ये जो ए है वो एक छोटा सा इसका पार्ट है। ठीक है, चलिए सर जी जरा एक और एग्जांपल समझा दो। दूसरा एग्जांपल, मैं अब कहता हूं आपसे कि मुझे ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करना है। ध्यान से सुनना, क्या रिप्रेजेंट करना है? ए यूनियन बी, यानी ए और बी का टोटल, ए और बी का टोटल। तो इस केस में क्या करूंगा बेटा कि सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट तैयार करूंगा। जैसे ही यूनिवर्सल सेट बन गया तो अब इसके अंदर दो सेट है, ए और बी। तो एक ए आएगा और एक बी आएगा। इसे बोलूंगा ये ए है और इसे बोलूंगा ये बी है।
अब आपने रिप्रेजेंट करा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या है? ए और बी का टोटल, ए और बी का टोटल। इट मींस ये हुआ बेटा कि हमें ए, पूरा ए भी हाईलाइट करना पड़ेगा और पूरा बी भी हाईलाइट करना पड़ेगा। क्या समझ में आ गया बेटा सबको? अगर आपके एग्जाम में आ जाए ए यूनियन बी, तो इट मींस ए और बी के सारे एलिमेंट, तो ए और बी पूरा हाईलाइट होगा। यहीं पर अगर आपसे पूछ लूं मैं थर्ड एग्जांपल के फॉर्म में, थर्ड एग्जांपल ले लेता हूं मैं कि मुझे रिप्रेजेंट करना है ए इंटरसेक्शन बी, मुझे ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट करना है। इंटरसेक्शन मतलब ए और बी का कॉमन। तो मैं क्या करूंगा कि पहले एक रेक्टेंगुलर यूनिवर्सल सेट तैयार करूंगा। ये रेक्टेंगुलर यूनिवर्सल सेट तैयार हो गया, इसे बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। फिर से वही बनाऊंगा, एक बनाऊंगा ए और एक बनाऊंगा बी, इसे बोलूंगा ये मेरे लिए ए है और ये मेरे लिए बी है। लेकिन अब मुझे ए इंटरसेक्शन बी दिखाना है। अब आपको पता होना चाहिए कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो ए और बी के अंदर कॉमन क्या है? तो ये जो एरिया आपको बीच वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये ए और बी में कॉमन है। ये ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है। तो अब जो आप हाईलाइट करोगे वो केवल ये पार्ट हाईलाइट करोगे, केवल इतने से हिस्से को ही आप हाईलाइट करके दिखाओगे, क्योंकि आपको ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट करना है। तो ये जो बीच का पार्ट है ये आपका रिप्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के कॉमन एरिया, ए और बी का कॉमन रीजन। तो इसको हाईलाइट करेंगे, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है, आपको कहीं भी इधर उधर देखने की जरूरत है। मैं आपको वन बाय वन बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाता हूं जो आपके बुक में दिया है। अगर आपने पहले इन्हें कर लिया तो मुझे लगता है कि आप बहुत सारे क्वेश्चन को करने के काबिल बन जाओगे। जैसे देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ए यूनियन बी आपको समझाया था, आपके बुक में ही दिया हुआ ए यूनियन बी का डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ब्लू कलर से ए यूनियन बी को हाईलाइट कर रखा है, जिसमें ए और बी टोटल हाईलाइट है। अब ये ए यूनियन बी ना, तो मैं इसको हाईलाइट कौन सा पार्ट करूंगा? कंप्लीट ए। मेरा कंप्लीट ए ये है और कंप्लीट बी ये है। इस पूरे एरिया को, ए यूनियन बी का मतलब क्या है? ए और बी का टोटल पार्ट, ये पूरा पार्ट हाईलाइट होगा, ठीक है। ऐसे ही ये पार्ट आप इसको भी देख सकते हो कि ये दिया हुआ है कि ये यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 बाहर है, 2 ये नंबरों का काउंटिंग दिया हुआ है कि कौन सा पहले सेट में आएगा, कौन सा दूसरे सेट में आएगा। इसे छोड़ देना, भी ये बाद में आपको समझाऊंगा। तो ए यूनियन बी समझ में आ गया। अब देखो इंटरसेक्शन, अभी मैंने आपको इंटरसेक्शन का एग्जांपल दिया था कि इंटरसेक्शन का मतलब है ए और बी का जो कॉमन पार्ट है। ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये ए और बी का कॉमन पार्ट है, तो इसे इंटरसेक्शन बोलेंगे। चलिए, सॉरी बेटा, अब यही वाला एग्जांपल है। देखो आपको क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, यानी ए और बी में कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर मैं आपके एग्जाम में आ जाए, आप लोग क्या करते हो, दो तीन एग्जांपल कर लेते हो और सोचते हो यही एग्जाम में आएगा। भाई चीजों को समझना है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 आ गया, यानी ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 का मतलब है ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है। तो जब कोई रिलेशन नहीं है तो आपके एग्जाम में पूछेगा इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, तो ये यूनिवर्सल सेट बन गया। अब आपको ए अलग बनाना है और बी अलग बनाना है। क्यों? क्योंकि ए और बी का इंटरसेक्शन 5 है, ए और बी में कोई भी कॉमन रीजन नहीं आएगा। सॉरी बेटा, मैं पानी पी लेता हूं। एक बार आप देखो कौन कौन से एग्जाम्पल मैंने कराया आपको, एक बार चेक करो कौन कौन से एग्जाम्पल आपने करे। देखो बेटा, सबसे पहले आपको बताया मैंने कि इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर सिंपल ए आया तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए यूनियन बी आया तो ये रिप्रेजेंट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी आया तो ये रिप्रेजेंट करेंगे, और ए इंटरसेक्शन बी का 5 आया तो ये रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो एग्जांपल आपको दे रहा हूं, 4 एग्जांपल दे चुका हूं, ये मेन है, इस पे फोकस करो कि कौन कौन सा एग्जांपल है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। देखिए आपके सामने और एग्जांपल आ चुके हैं। बी यूनियन सी, अब कहता है कि आपके पास 3 सेट है ए बी सी और आपको रिप्रेजेंट करना है बी यूनियन सी। मान लीजिए मैं 5वां एग्जांपल ले रहा हूं बेटा कि आपके पास 3 सेट है, एक ए सेट है, एक बी सेट है और एक सी सेट है, 3 सेट है। लेकिन आपको रिप्रेजेंट क्या करना है, आपको रिप्रेजेंट करना है बी यूनियन सी, केवल इसको रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 3 सेट है तो अब 3 बनेंगे, तो एक ए बनेगा,
एक बी बनेगा और एक सी बनेगा। इसे ए बोलेंगे, इसे बी बोलेंगे और इसे सी बोलेंगे। और आपको रिप्रेजेंट क्या करना है, बी और सी का यूनियन, बी और सी का यूनियन, यानी बी का कंप्लीट पार्ट, एक तो बी का कंप्लीट पार्ट आएगा और एक सी का कंप्लीट पार्ट आएगा, बी और सी का कॉमन एरिया। ये सब कंप्लीट बी आएगा और कंप्लीट सी आएगा, क्योंकि बी यूनियन सी का मतलब है बी और सी के सारे एलिमेंट। तो ए को छोड़ देंगे, कंप्लीट बी को और कंप्लीट सी को हम हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, इस टाइप से एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, इस चीज का ध्यान रखना। ऐसे ही मैं आपसे छठा पार्ट पूछ सकता हूं। क्या पूछ सकता हूं, एग्जाम में मान लो आपसे पूछ लेता है ए इंटरसेक्शन बी। क्या पूछ लेता है, ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3 वाले केस में क्या रिप्रेजेंट करना है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी। 3 वाला केस है ए बी सी में। तो आपको एक रेक्टेंगुलर शेप बनाना है जिसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। 3 बना लो, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ए बी और सी। और मुझे रिप्रेजेंट करना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी का कॉमन एरिया। तो आप ये देखो कि ए और बी का कौन सा कॉमन एरिया, आप चाहो तो आपके एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है, देखो ए इंटरसेक्शन बी, इट मींस ए और बी का कॉमन एरिया। केवल ए और बी पे फोकस करो, सी को देखो ही मत। तो ऐसे ही मैं अगर इसको देखूं तो ए ये रहा और बी ये रहा, इन दोनों का जो कॉमन एरिया है वो ये है कंप्लीट, ये नीचे तक, पूरा नीचे तक, यहां तक। तो ए और इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी का कॉमन एरिया, ए और बी का कॉमन एरिया। ऐसे इसी के अंदर अगर 3 वाले केस में आपसे पूछ ले बेटा, ये वाला समझो, इस चीज को समझो। आपको क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ये कितना खतरनाक क्वेश्चन है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि आपने इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी नहीं। आपको तो बुक में एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो करके आप खुश हो लेते हो, अरे हो गया वेन डायग्राम, वाह वाह वाह, मजा आ गया। अगर मान लो इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, क्या क्वेश्चन आ गया, ध्यान से देखो, आपके एग्जाम में आ गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। आपको याद रखना है, ये मैं 6th एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 6 ले रहा हूं। क्या पूछ रहा है आपसे बेटा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये आपसे पूछा जा रहा है, यही पूछ रहा है ना, आप चेक कर लो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसका मतलब होता है, अगर आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे इसमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो, तो इसका यह मतलब होता है बेटा कि जो ए बी सी का कॉमन रीजन होगा, ए बी सी का कॉमन रीजन होगा, लेकिन उसमें सी वाला पार्ट शामिल नहीं होगा, क्योंकि बी और सी का कॉमन रीजन, पहले इस पे ध्यान दो, बी और सी का, चलो मैं डायग्राम बना के समझाता हूं, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। ये सारे एग्जाम्पल आपको नोट करने हैं, जो मैं जितने भी आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये 7 पे पहुंच चुके हैं, ये मेरा 7 पार्ट है। जितने भी आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये आप अपनी फेयर कॉपी में नोट करोगे। पहला एग्जाम्पल ये करोगे, दूसरा एग्जाम्पल ये, 3rd एग्जाम्पल ये, 4th एग्जाम्पल ये, 5th एग्जाम्पल ये, 6th एग्जाम्पल ये, 7 एग्जाम्पल ये। एक बार आप सारे एग्जाम्पल जो मैं आपको 10 या 12 एग्जाम्पल कराऊंगा, ये कर लो। दुनिया का कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, मैं 10 या 12 वेन डायग्राम आपको बताऊंगा, और मैं गारंटी दे रहा हूं, चैलेंज आपको दे रहा हूं ऑन रिकॉर्ड वीडियो में, कि 10-12 अगर आपने वेन डायग्राम बना लिए तो किसी भी क्वेश्चन का वेन डायग्राम का आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, आप इजीली वेन डायग्राम बना पाओगे। चलिए जी, एबीसी 3 की बात हो रही है, तो एक ए बनेगा, एक बी बनेगा और एक सी बनेगा। इसी आप एक बहलाओगे, ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया। अब इसका मतलब देखो, पहले देखो बी यूनियन सी है, बी यूनियन सी यानी बी का पूरा पार्ट और सी का पूरा पार्ट, बी और सी, यही है ना, बी और सी पूरा। लेकिन इसका इंटरसेक्शन ए के साथ है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एरिया, तो केवल आपको ये पार्ट हाईलाइट करना पड़ेगा, जो ये पार्ट गिवन है, केवल ये पार्ट आपका हाईलाइट होगा, केवल इतना सा एरिया आपका ये पूरा हाईलाइट हो जाएगा। क्यों, आप इस चीज को देखो, बी यूनियन सी, बी पूरा ले रहे हैं, यू सी पूरा ले रहे हैं, हम पहले तो हम पूरा ले रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है ए के साथ, तो इन दोनों का कॉमन रीजन ए के साथ क्या है, तो ये वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कंप्लीट पार्ट जो है वो बी और सी का ए के साथ इंटरसेक्शन ही तो है। क्या आपको दिखाई दिया बेटा, जो बी और सी है उसका कॉमन रीजन है, बी और सी ए के साथ इंटरसेक्शन है। तो ये वाला पार्ट जिसको मैंने येलो कलर का कर रखा है,
ये बी और सी में भी है और ए के साथ ये कॉमन रीजन है, तो इसलिए इस प्रकार से रिप्रेजेंट करा जाएगा इसको। ये आपका हो गया कौन सा 7। अब मैं आपको बता रहा हूं 8 पार्ट नंबर 8। आप पार्ट नंबर 8 पे पहुंच चुके हो। क्या पूछ रहा है बेटा? ए इंटरसेक्शन सी, तो ये तो बहुत आसान है। ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी मुझे लगता है इजीली कर पाओगे। आप रेक्टेंगुलर शेप बना लेना, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, एक ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया। ए बी और सी आपको रिप्रेजेंट करना है ए इंटरसेक्शन सी, इट मींस ए और सी का कॉमन रीजन, ए और सी का कॉमन रीजन। तो ए ये रहा, सी ये रहा, ए और सी का कॉमन रीजन। तो ये जो पार्ट होगा वो ए और सी का कॉमन रीजन कहलाएगा। ठीक है, इसे बोलेंगे ए और सी का कॉमन रीजन, ए और सी का कॉमन रीजन। क्लियर हो गया बेटा? ये जो कंप्लीट पार्ट होगा ये होगा ए और सी का कॉमन रीजन, जिसे हम हाईलाइट कर लेंगे, अच्छे से हाईलाइट करके देंगे। ए और सी का कॉमन रीजन, केवल ए और सी पे फोकस करना है, बी पे फोकस नहीं करना। ऐसे ही अब आते हैं 9 पार्ट पे। पार्ट नंबर 9 पे आ चुका हूं। पार्ट नंबर 9 देखो क्या है। पार्ट नंबर 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में आ चुका है। आप विश्वास मानो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, रिपीटेड क्वेश्चन ये वेन डायग्राम का। क्या कि ए इंटरसेक्शन बी है और ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी। ध्यान से देखो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी एक तो ये है और ए इंटरसेक्शन सी यही है ना। देखो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों का यूनियन, इन दोनों का यूनियन हमें इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो क्योंकि ए बी सी 3 बातें हो रही है, तो जैसे ही मैं यूनिवर्सल सेट बनाऊंगा तो इसमें तीनों आएगा। ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ए बी सी, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। अब ध्यान से देखो, पहला है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी, ए और बी का कॉमन रीजन। तो ए और बी का कॉमन रीजन तो ये हो गया, ये जो होगा वो ए और बी का कॉमन रीजन है, ये पूरा पार्ट, ये वाला पार्ट। फिर है ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का इंटरसेक्शन, ए और सी का इंटरसेक्शन, ये हो गया ए और सी का इंटरसेक्शन। ध्यान से देख रहे हो, ए और बी का इंटरसेक्शन, ये जो होगा, चलो मैं ग्रीन कलर करता हूं, देखो ए और बी का इंटरसेक्शन, तो ये वाला पार्ट हो गया। और इसको मैं पिंक कलर कर देता हूं, ए और सी का इंटरसेक्शन, ए और सी का इंटरसेक्शन, ये वाला पार्ट होगा। तो ये जो येलो कलर का कर रखा है ये आपका आंसर होगा। ये पार्ट ग्रीन कलर वाला, ये जो ग्रीन, ये पिंक कर दिया मैंने से भी, ये ए और बी का इंटरसेक्शन है और ये वाला पार्ट ए और सी का इंटरसेक्शन है। तो ये इस तरह से आंसर होगा। समझ में आ गया? तो बहुत आराम से करना है, ध्यान से करना है, गलती मत करना, इस चीज को समझो। वेन डायग्राम बहुत ज्यादा आता है। अब तक हम 9 पार्ट कर चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी, यानी ए में से बी को हटा देना है, ए में से बी को हटा देना है। तो मैं आता हूं पार्ट नंबर 10 पे। आपसे पूछा जाएगा ए माइनस बी का वेन डायग्राम, आपसे ऐसे ही पूछेगा, ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ ए माइनस बी। तो सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट बनाना बेटा, यू लिख लेना, ये आपका ए कहलाएगा, ये आपका बी कहलाएगा। अब हमें ए में से बी को हटा देना है। तो जैसे हम ए में से बी को हटा देंगे तो केवल ये वाला पार्ट बचेगा। ए में से बी को हटा देंगे तो केवल ये वाला पार्ट बचेगा। ठीक है बेटा, ये पार्ट बचेगा जो आपको दिखाई दे रहा है। आपने ए में से बी को बिल्कुल हटा देना है, बी को बिल्कुल हटा देना है। तो येलो कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। चलिए ऐसे बी माइनस ए करोगे तो बी को कर देना और ए को हटा देना, बी को हाईलाइट कर लेना और ए को हटा देना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट है ए माइनस बी और बी माइनस ए, ए माइनस बी और बी माइनस ए। तो ए माइनस बी में हम इसको करेंगे, बी माइनस बी में इसको करेंगे। तो इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी, इट मींस ये आंसर आएगा। अगर आपके एग्जाम में आ जाए ए माइनस बी भी दिखाना है और बी माइनस ए भी दिखाना है, तो इसका अल्टीमेट मतलब होता है कि हमें ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट करना है। ए माइनस बी आ जाए और बी माइनस ए दोनों एक साथ आ जाए, तो इसका मतलब है आपको ए इंटरसेक्शन बी दिखाना है। और ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो ये वाला पार्ट होता है, ये हम पहले ही रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो इसको अलग से सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट होता है। तो मैं अलग से नहीं सिखा रहा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे आते हैं। चलो देखिए क्वेश्चन देखिए बेटा,
बहुत आराम से समझना। ये देखो, ये है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? ए को छोड़कर। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या बताया था? ए को छोड़कर। तो देखिए, ये भी आपको चीज समझना। मैं 11 पार्ट पे आ चुका हूं, पार्ट नंबर 11 आ गया। ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए के एलिमेंट को छोड़कर। तो भाई ये बन गया आपका रेक्टेंगुलर शेप, ये बन गया यूनिवर्सल सेट, ये आपका ए है, ये आपका क्या है? ए है। इसके एलिमेंट को छोड़कर, इसके एलिमेंट को छोड़कर, तो इसके एलिमेंट को छोड़ दो, बाकी हाईलाइट कर दो। तो चलिए इसके एलिमेंट को छोड़ देते हैं, बाकी सब हाईलाइट कर लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब तो यही होता है ना भाई। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या बताया था? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब बताया था ए को छोड़कर। तो ए को छोड़ देंगे, बाकी सबको हम अच्छे से हाईलाइट कर देंगे। ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। समझ आ गया बेटा? ए को छोड़कर, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़कर, ए को छोड़कर बाकी सबको हाईलाइट कर लो। इसी प्रकार से अगर कल को आपके एग्जाम में ये आ जाए, मैं कहता हूं 12 पार्ट आपसे ये एग्जाम में पूछ ले कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, अब आप खुद आंसर दे सकते हो। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? ए और बी दोनों को छोड़कर। ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए और बी दोनों को छोड़कर। तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? देखो बहुत आराम से देखना। ये आपका रेक्टेंगुलर हो गया, ये यू हो गया, ये आपका ए होगा और ये आपका बी होगा। आपको रिप्रेजेंट करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी ए और बी को छोड़कर। तो ए और बी को छोड़ दो। इसका मतलब ये हो ना, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ? ए और बी दोनों को छोड़कर। तो ए और बी को छोड़ दो, ए और बी को छोड़ दो, बाकी सब अंडरलाइन कर दो। तो हमने ए और बी को छोड़ दिया, बाकी जो पार्ट है उसको बाहर बाहर से ए और बी को छोड़ दोगे और बाकी टोटल जो होगा उसे हम हाईलाइट कर देंगे। लो जी, मैंने कर दिया आपके लिए। क्या करा इसमें? देखो ए और बी को छोड़ दिया क्योंकि हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है बेटा। तो ए और बी को छोड़ देंगे, बाकी सबको हाईलाइट कर देंगे। तो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट इस प्रकार से आपको आंसर निकालना है। समझ में आ गया? ऐसे ही 13 पार्ट, जो कि शायद लास्ट पार्ट होगा, 13 पार्ट क्योंकि इन्हीं में से आता है एग्जाम में अंदर, मैंने देखा है। लास्ट आपको समझना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा बताओ, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? इंटरसेक्शन को छोड़कर, यही मतलब हुआ ना। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है इंटरसेक्शन को छोड़कर। तो इसका आंसर कैसे बनेगा? एक रेक्टेंगुलर शेप बनाओगे, ये यू होगा, ये आपका ए है, ये आपका बी है। अब ये इंटरसेक्शन है, ये वाला पार्ट इंटरसेक्शन है, बीच वाला पार्ट इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन को छोड़कर, तो भाई एक काम करो, इंटरसेक्शन को छोड़ दो, ये इंटरसेक्शन को छोड़ दो और बाकी सारा पार्ट बड़े प्यार मोहब्बत के साथ आराम से इसको आप हाईलाइट कर दोगे। केवल किसको छोड़ दोगे? केवल हम इंटरसेक्शन वाले पार्ट को छोड़ देंगे। जो आपका इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो टच नहीं होना चाहिए, बाकी सबको हम हाईलाइट कर देंगे। देखो इंटरसेक्शन वाले पार्ट को टच नहीं करना, ठीक है? लो जी, आपका ये पार्ट तैयार हो चुका है। इंटरसेक्शन वाले पार्ट को हमने छोड़ दिया क्योंकि इसका मतलब यही है ना, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है इंटरसेक्शन को छोड़कर। तो इंटरसेक्शन को छोड़ देंगे, बीच वाला पार्ट, बाकी कंप्लीट को हाईलाइट कर देंगे। ये 13 पार्ट अगर आपने कर लिए तो आप दुनिया के हर एक क्वेश्चन का वेन डायग्राम का आंसर दे सकते हो, क्योंकि इससे बाहर कभी 11th स्टैंडर्ड पे क्वेश्चन नहीं आता। 11th स्टैंडर्ड पे ये मैक्सिमम है जो 13 पार्ट हमें आना चाहिए। आपके एनसीईआरटी बुक में केवल 2 दिया हुआ है, मैंने आपको 13 बताएं ताकि आप गलती ना करो, ठीक है? अब इसी चीज को हम एनसीईआरटी में जो दिया हुआ उस पर अप्लाई करते हैं। देखो आपके बुक में क्या क्या दिया हुआ है और आपको क्या फाइंड करना है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो तो आपको दिखने लगेगा आंसर। पहला पार्ट वेन डायग्राम का, हाँ जी 1.5 पे आते हैं बेटा। 1.5 आपका कहां गया? हाँ जी 1.5 आ चुका है। 1.5 देखो 1.5 आपको वेन डायग्राम बनाना है बेटा। वेन डायग्राम आपको बताना है, एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम आपको तैयार करना है। फिर ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन सब का आपको वेन डायग्राम बनाना है। पहला पार्ट देखो, सबसे पहला पार्ट क्या है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अभी मैंने आपको बताया था ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आप बना चुके हो। देखो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये रहा आंसर। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये छापना आपको। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये रहा आंसर। मिल गया आंसर, कंप्लीट हो गया। 5वें का पहला पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 5वें का पहला पार्ट हो चुका है। सेकंड पार्ट देखो बेटा, सेकंड पार्ट आके देखो। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट आपके है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट।
पहला अब इसका मतलब समझो, फिफ्थ का सेकंड पार्ट आपसे पूछ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब पता है आपको इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका एक फॉर्मूला होता है जो मैं अभी आपको थोड़ी देर बताऊंगा। इसका फॉर्मूला होता है बेटा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ध्यान सुनो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अभी आपने प्रूफ किया था, भूल गए? फोर्थ पार्ट में आपने यही चीज प्रूफ किया था। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। और भाई साहब इसका डायग्राम, वेन डायग्राम तो आप बना चुके हो ना। इसका वेन डायग्राम अभी तो बताया था, ये रहा वेन डायग्राम। लो फिर से आंसर ही आएगा, यही आंसर आएगा फिर से यही आंसर। तो पांचवें का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर भी यही है, और पांचवें का जो फिफ्थ का जो सेकंड है उसका भी आंसर यही है। फिफ्थ का पहला पार्ट, फिफ्थ का सेकंड पार्ट, दोनों में यही आपको बनाना है, यही डायग्राम आपको बनाना है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट क्या है। फिफ्थ थर्ड पार्ट है ना, थर्ड पार्ट एक बार चेक कर लो। ये भी अल्टीमेटली हम बना चुके होंगे। देखो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन को छोड़कर आप ये बना चुके हो, दिखाता हूं मैं आपको। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ये रहा, देखो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ये रहा डायग्राम। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आप बना चुके हो। तो ये जो पांचवें का फिफ्थ का थर्ड पार्ट का आंसर है, ये फिफ्थ का थर्ड पार्ट आपके सामने बना लोगे ना, यहीं से बना लोगे ना फिफ्थ का थर्ड पार्ट। अब देखो एक चीज और है, लास्ट कौन है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो भाई ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझो। पहले मैं फोर्थ पार्ट आपको समझा रहा हूं। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका भी तो डायग्राम सेम ही है, ये देखो फिर से यही डायग्राम बनेगा। तो फिफ्थ का फोर्थ पार्ट भी यही है, इसलिए मैंने कहा था केवल दो ही केस आपके सिलेबस में। देखो फिफ्थ का फर्स्ट एंड सेकंड यही बनाना है, और फिफ्थ का थर्ड एंड फोर्थ आपको ये बनाना है। इसलिए मैंने कहा था केवल दो ही केस आपके सिलेबस में, जबकि मैंने आपको टोटल ओवरऑल 13 केस इस टाइप के कराए। ठीक है, तो इस तरह से आपको वेन डायग्राम बनाना है, आपको 13 के 13 बनाना है। इसमें आपके दो ही दिया हुआ केस, लेकिन आप 13 के 13 बनाना, ताकि कहीं से भी आए आप उसे कर सको। नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते बेटा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा जा रहा है बेटा, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन। आपके पास ट्रायंगल का यूनिवर्सल सेट आपको दिया हुआ है। पढ़ो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। लेट यू यूनिवर्सल सेट जो है द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन, ये सभी यूनिवर्सल सेट है ट्रायंगल का। इट मींस दुनिया के जितने भी ट्रायंगल्स होते हैं वो सब इसके अंदर है, सभी ट्रायंगल है इसके अंदर, सबके सारे के सारे ट्रायंगल है। क्योंकि यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होता है ना, सभी ट्रायंगल है, इनमें से इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल, जितने प्रकार के ट्रायंगल होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, जो भी आपने पढ़े हैं सारे ट्रायंगल इसके अंदर है। आगे आपसे पढ़ो क्या कह रहा है। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, अब मान लो ए इसके अंदर कोई ट्रायंगल है, ए कोई इसके अंदर ट्रायंगल है, ये ए है, और कोई एक ट्रायंगल की बात हो रही है जिसका एटलीस्ट वन एंगल, जिसका कम से कम एक एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, इसका कम से कम एक एंगल जो होना चाहिए वो 60 नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट वन एंगल, कम से कम एक एंगल जो है 60 नहीं होना चाहिए। ये आपसे कह रहा है 60 नहीं होना, 60 नहीं होना चाहिए। और आपसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, उल्टा करके बोलते हैं। तो अगर वो आपसे कह रहा है 60 नहीं होना चाहिए, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या मतलब हुआ, 60 होना चाहिए। शाबाश, आपने सही बोला। वो क्या बोल रहा है कि कम से कम ये दोनों कह रहा है, ये दोनों तो 60 हो, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एक एंगल 60 नहीं होना चाहिए। ध्यान दो, इस पे ध्यान दो कि एक एंगल 60 नहीं होना चाहिए, और आपसे कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है। और कॉम्प्लीमेंट हम क्या करते हैं, उल्टा करके बोलते हैं। अगर वो कह रहा है 60 नहीं होना चाहिए, तो कॉम्प्लीमेंट में हमें क्या बोलना चाहिए, 60 होना चाहिए। तो ये भी 60 का हो गया, कॉम्प्लीमेंट में ये भी 60 का हो गया, और ये दोनों ऑलरेडी 60 के थे। और जब तीनों एंगल 60 के थे तो इसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर लिखोगे बेटा, उसमें लिखोगे ए कॉम्प्लीमेंट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो ए कॉम्प्लीमेंट होगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेट होगा। ए कॉम्प्लीमेंट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहां ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। क्यों, आपको रीजन पता लग गया? क्योंकि आपसे कह रहा है एक एंगल 60 का नहीं होना चाहिए। भाई कॉम्प्लीमेंट उल्टा करके बोलोगे ना, अगर वो कह रहा है 60 का नहीं होना चाहिए तो कॉम्प्लीमेंट में क्या बोलोगे, 60 का होना चाहिए। तो अगर ये 60 का हो गया तो ऑलरेडी ये दोनों 60 के थे, क्योंकि एटलीस्ट वर्ड बोला है, तो ऑलरेडी ये दो 60 के थे, तीनों 60 के थे, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है। तो ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स में। इस टाइप के क्वेश्चन देखो एग्जाम में क्या होता है बेटा, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो 1 मार्क्स में एमसीक्यू वगैरह में पूछते हैं, और ये अपने आप में फॉर्मूला है, ये अपने आप में फॉर्मूला है, इसे आपको याद रखना है। ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है क्वेश्चन नहीं है, बच्चे ऐसा नहीं करते, लेकिन एमसीक्यू वगैरह में 1 मार्क्स में पूछते हैं अक्सर ये क्वेश्चन। ये अपने आप में एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट का जो यूनियन होता है बेटा, ये फॉर्मूले के तौर पे याद रखना है, ए और ए कॉम्प्लीमेंट का जो यूनियन होता है, ए और ए कॉम्प्लीमेंट का जो यूनियन होता है वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। तो यहां यूनिवर्सल सेट आंसर आएगा। आपको मैं यहां भी करा देता हूं, आपको याद रखना है बेटा 7 का फर्स्ट पार्ट में करा रहा हूं, ध्यान रखना है इसी का आंसर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अगर ए और ए कॉम्प्लीमेंट को मिला दिया जाए तो आपके पास यूनिवर्सल सेट आता है, याद रखोगे। ए और ए कॉम्प्लीमेंट को अगर मिला दिया जाए तो आपके पास यूनिवर्सल सेट आता है। ये फॉर्मूले के तौर पे आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो सेकंड क्या है, सेकंड आपके पास है फाई का कॉम्प्लीमेंट। फाई का कॉम्प्लीमेंट बेटा, फाई का कॉम्प्लीमेंट यू होता है, याद रखो। फाई का जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसे यू बोलते हैं। फाई का कॉम्प्लीमेंट यू होता है, मैं आपको मतलब भी समझा रहा हूं। अगर लिखा हो ना फाई कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट जब ए के साथ इंटरसेक्शन करेगा, यूनिवर्सल सेट जब ए के साथ इंटरसेक्शन करेगा तो ए आंसर आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन होना चाहिए, तो ए आंसर आएगा, क्योंकि ए छोटा होगा, यूनिवर्सल सेट तो बहुत बड़ा होता है। ए फाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। एक एक चीज का मतलब समझो, क्योंकि जो नहीं एज इट इज आ जाए। जो आपको लिखा ना फाई कॉम्प्लीमेंट का होता है यूनिवर्सल सेट। जब यूनिवर्सल सेट और ए का हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। तो इस चीज का आंसर क्या पूछ रहा है आपसे, मैं सेकंड पार्ट पे आ गया बेटा। सेकंड पार्ट देखो आपके दिया हुआ है फाई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन करो ए के साथ, तो फाई का कॉम्प्लीमेंट जब ए के साथ इंटरसेक्शन होगा तो आपका आंसर जो होगा वो ए होगा, ठीक है। ये आपको फॉर्मूले के रूप में याद रखना है। तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट पे आता हूं बेटा। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट आपके पास क्या है, थर्ड पार्ट देखो क्या कह रहा है, ए और ए कॉम्प्लीमेंट, ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। बेटा ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन 5 होगा, क्योंकि ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं आता। आप कोई भी एग्जांपल लेके देख लेना, ए और ए के कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता, इसलिए इसका आंसर जो आएगा वो आपको क्या लिखना चाहिए, इसका आंसर 5 आएगा। आपको 5 लिखना पड़ेगा, इसका आंसर 5 आएगा। मैं आंसर अलग से भी कर देता हूं, आपको याद रखना पड़ेगा ए और ए का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, अगर इनका इंटरसेक्शन निकाला जाए तो आंसर 5 आएगा, क्योंकि ए और ए के कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता, इसका इसलिए आंसर 5 आएगा। 1 मार्क्स में पूछता है ये सब चीजें। लास्ट अंतिम क्वेश्चन देखो, फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट क्या है, देखिए आपके पास क्या है, U का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट। अब मैं आपको यही बताना चाहता है, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट जो होता है बेटा वो 5 होता है। आप बार बार समझ लो इस बात को। देखो 5 का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है, मैंने ऊपर बताया था। 5 का कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट होता है, और यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट का मतलब 5 होता है। और जब 5 का किसी के साथ भी इंटरसेक्शन करेंगे, 5 का किसी के साथ भी इंटरसेक्शन करेंगे तो आंसर 5 आएगा, क्योंकि 5 में कुछ भी है ही नहीं कोई एलिमेंट। तो अगर 5 का किसी भी सेट के साथ अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं तो आंसर 5 आता है। तो जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको लिखा है यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन करना है ए के साथ, तो आंसर आप 5 लिखोगे। क्या कंप्लीट हो गया बेटा? ये 4 पार्ट थे, ये आपका फर्स्ट पार्ट, ये आपका सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। इसे आप ये मत समझना फिल इन द ब्लैंक्स से छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये फॉर्मूला भी है, ये आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी काम आएगा। जब आप मिसलेनियस एक्सरसाइज करोगे तब ये फॉर्मूले काम आएंगे आपको, उस समय आपको पता लगेगा इन फॉर्मूलों का कितना ज्यादा यूज है। इसके अलावा मिसलेनियस एक्सरसाइज में मैं आपको बताऊंगा डी मॉर्गन्स लॉ, कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है और उसका क्या एप्लीकेशन होता है हमारे इस चैप्टर के अंदर, तो वो भी पढ़ेंगे डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में। तो पहले आपको ये नोट करना है सारे के सारे, ये आपका कंप्लीट चैप्टर था। पहला जो आपका एक्सरसाइज 1.5 था वो यहां पे कंप्लीट होता है। अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा होगा तो इस एक्सरसाइज के अंदर आपने देखा होगा कि मेजर 2 ही कॉन्सेप्ट है, 2 कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करी आपने। पहला आपने डिस्कस करा इस चैप्टर के अंदर कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट आपको पहले रूल बताया, उसके अकॉर्डिंग आपने 4 क्वेश्चन करे थे शुरुआत के। देन आपने बेटा पढ़ा कि डी जो वेन डायग्राम क्या होता है और वेन डायग्राम के रूल पढ़े आपने। अगर ये 2 कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आप एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो और एग्जाम्पल भी कर सकते हो। तो ये था हमारा कंप्लीट एक्सरसाइज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा 1.5। कोई भी डाउट्स हो, आपको लगे कि ये चीज पूछ लेना चाहिए तो जरूर कमेंट करके पूछें, मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है बेटा, सबको नमस्ते बेटा, बाय बाय। इस एक्सरसाइज को पूरा कर लेना। कोई भी डाउट्स हो, किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो, कमेंट करके जरूर पूछना। ठीक है, बाय बेटा।